आइज़क न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 40 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस 48 मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर तुम खुद ही गौर करो कि तस्वीर ने उसे ये धमकी दी हो कि रमज़ान ने उसकी हदायत से ज़रा भी इख्तलाफ किया तो उसकी बेटियों को उठवाकर बाला खानों पर बिठा दिया जाएगा। तो बेचारा क्या कर सकेगा? तुम्हारी हमदर्दी में वो अपनी आबरू तो नीलाम नहीं कर सकता। पुलिस के बारे में तुम खुद ही बता रहे हो को अपने रिकॉर्ड को वारदातों के इंदराज से पाक रखना चाहते हैं। रमज़ान चाचा से मिलने का मकसद उसे इम्तिहान में डालने के मुतरादिफ होगा। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, बेहतर होगा कि मैं उसे भूल ही जाऊं। अगर हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसके मसाइब में इजाफा भी नहीं करना चाहते। यही बेहतर होगा। तुम एशियन सिंडिकेट वाले नसीर खान के बारे में क्यों नहीं सोचते? शायद यही चीज़ हमें चला रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों की सोच का अंदाज तकरीबन एक जैसा ही है। मैं उससे बात करके आ रहा हूँ। शाम के 6 बजे उसके घर पर मुलाकात तय पाई है। मेरा ख्याल है कि इस बार वो ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है। वो खुद भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। अगर किसी मरहले पर वो कुर्बानी का बकरा बन गया तो शायद हमें इतना अफसोस नहीं होगा। मेरे लिए ये अंदाजा करना ही दुश्वार था कि मुझे किस फैसले पर खुशी और किस पर अफसोस होगा। बरसा बरस पहले मैंने वो तंजीम किसी खारजी दबाव के बगैर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए अपनी मर्जी से अपनाई थी और चर्च की तरसील और तकसीम से गुजर कर हेरोइन की गैर कानूनी तजारत में उस हद तक मुलव्विस हो गया था कि निचले दर्जे के एक कारिंदी के बजाय कलीदी हैसियत में मामलात की निगरानी करने लगा। फिर न जाने वो उजाला की मोहब्बत थी या फातुल अकल कामरान की हमदर्दी या मेरे अंदर की आवाज़ के मैं उन सरगर्मियों के खिलाफ धीमी धीमी नफरत से बढ़कर बगावत की राह पर चल पड़ा और आखिरकार तंजीम मेरी और मैं तंजीम का बदतरीन दुश्मन बन गया। बदकिस्मती ये थी कि उस दुश्मनी में मेरे मद्दे मुकाबल कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मेरे अपने ही कुछ जानने वाले थे। अब उन्होंने मेरे खिलाफ 2 महाज खोले हुए थे। एक तरह रमजान चाचा को धोस धमकी और तशद्दुद के जरिए अपनी राह पर ले आए थे। उस बारे में सुल्तान शाह की राय बहुत ज्यादा करीने कयास लगती थी। एक उम्र रसीदा और खुदातर शख्स के लिए जवान बेटियों की इज्जत के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो उसे अपने ज़मीर के खिलाफ अमल करने पर मजबूर कर सके। और दूसरी तरफ वो किसी तवील मनसूबाबंदी को तर्क करके ट्रांसमीटर पर बराह रास्त मुझसे राब्ता कायम करने के लिए कोशिश थे। वो अंदाजा लगा चुके थे कि इस बार मैं ही उनके मध्य मुकाबिल था, लेकिन वो तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए बदस्तूर मुझे डोली नंबर 2 के नाम से मुखातिब कर रहे थे। क्यों ना उनसे राब्ता कायम कर ही लिया जाए। सुल्तान शाह ने राय पेश की, कम अज कम मालूम तो हो कि वो क्या चाहते हैं। ये सर जंग है। हमारी मुसलसल खामोशी उनके लिए असाब पर सवार रहेगी, इसलिए मैं फिलहाल चुप साधे रखना चाहता हूँ। नसीर खान से मुलाकात के बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। जब बात खुल ही गई है तो इस पूरे खेल के पुष्ट पर तुम्हारे अपनों का हाथ है, तो तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि तुम क्या करना चाह रहे हो। इस भाग दौड़ और आंख मचोली में उनका भी कुछ न बिगड़ेगा। बस हम अपना वक्त और सलाहियतें ज़ाया करते रहेंगे। उनका काम बदस्तूर चलता रहेगा। हैरत है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हो। ये भाग दौड़ हमने शुगल के तौर पर तो नहीं अपनाई। वो लोग रुपोश रहकर काम करने के आदी हैं। उन्हें इसी तरह सामने आने पर मजबूर किया जा सकता है। मेरा सवाल भी दरअसल यही था, जिसे मैं ठीक तरह अदा नहीं कर सका। उसने जल्दी से कहा, वो सामने आ भी गए तो क्या होगा? तुमने ठंडे दिल से सोचा है कि उनकी मुखालफत में तुम किस हद तक जा सकोगे? मुश्किल लफ्ज़ों में पोशीदा हकीकी सवाल को समझ कर मुस्कुरा दिया। वो लोग मौत बेचते हैं, दौलत की हवस में अंधे हो चुके हैं और मुल्क के चप्पे चप्पे में हिरून के जहर को फरोग दे रहे हैं। उनका निज़ाम इस कदर महफूज और मुकम्मल है कि बुनियादी परवाह किए बगैर उनका खात्मा नामुमकिन है। मेरा मिशन तो यही है कि उन दोनों की हकीकत मालूम करके उन्हें जहन्नम हासिल कर दूं। उनका निज़ाम इस कदर महफूज और मुकम्मल है कि बुनियादों परवार किए बगैर उनका खात्मा नामुमकिन है। मेरा मिशन तो यही है कि उन दोनों की हकीकत मालूम करके उन्हें जहन्नम हासिल कर दूं। मेरे लिए अब रिश्ते का अंसर बेमानी होकर रह गया और इस रवैया का जवाब खुद उन्होंने फराम किया है। जब मेरे घर को आग लगाते हुए तुकीर को जरा भी ख्याल ना आया कि वो अपने ही किसी का घर चला रहा है, तो मुझे क्या चीज़ रोक सकेगी? बस मैं यही सुनना चाह रहा था। उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया। दरअसल इस हद तक जाए बगैर कामयाब होना नामुमकिन है। मेरे जहन में कई बार इस ख्याल ने सर उबारा है कि कहीं ऐन वक्त पर तुम्हारे दिल में उनकी मोहब्बत या जज्बात न भड़क उठे और सारा मामला ही खराब हो जाए। इस कार के बारे में क्या सोचा है तुमने? चंद सानियों की खामोशी के बाद मैंने सवाल किया। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो किस्सा भी निपटा दिया। थोड़ी देर पहले गुलरेज खान का फोन आया था। वो लोग कार ले आए हैं। वो उसी हालत में सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। किसी ने भी कोई मुजाहमत नहीं की। मैंने जाकर उसे पूरी तफसील बता दी थी। वो अपने साथियों समेत इमारत में गया था और उसे अपनी चुराई हुई कार करार देकर यह मालूम करना चाह रहा था कि वो कार वहां क्यों और किसने छोड़ दी थी। लेकिन इमारत के मुलाजमीन ने उस बारे में नाइल्मी का इजहार किया और वह पंक्चर लगवा कर कार वापस ले आए। अब तुम्हारा अपने दोस्तों से रजू करना खतरनाक होगा। हो सकता है कि उनकी निगरानी की जा रही हो। क्यों? उनसे क्या काम आन पड़ा? उसने हैरत से दरियाफ्त किया। चंद पेट्रोल बम दरकार है। मेहरबानी के लहजे में कहा।
मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उनके ज़बरदस्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद मैं उन पर हाथ डाल सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये इत्याल अंगेजी खैर जरूरी होगी। इतना ही काफ़ी है कि रात हम उनके 3 आदमी मारकर साफ निकल आए। 3? मैंने हैरत से दुहराया। तो क्या डोली को भी मार दिया था तुमने? हाथ कुछ जरूरत से ज्यादा तगड़ा पड़ गया था। डर था कि उसने जरा भी आवाज निकाली तो कहीं उसके साथी चौकन्ने होकर हमारी तरफ न लौट पड़े। उसने खिफत अमेज अंदाज में कहा। हमारी बात वहीं रह गई क्योंकि उस वक्त ट्रांसमीटर रिसीवर पर आवाज सुनाई दी। सुल्तान शाह ने ऑपरेटर्स का वॉल्यूम बहुत कम किया हुआ था। मैंने उठकर आवाज बढ़ा दी। कंट्रोल रूम कॉलिंग फॉर डोली नंबर 2 ओवर। पैगाम के बाद लाइन पर चंद लम्हे के लिए सकूत छा गया। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। हमने पूरे इलाके का इलेक्ट्रॉनिक सर्वे करवाया है लेकिन कहीं भी तबाहशुदा ऑपरेटर्स का सुराग नहीं मिला। इसका मतलब है कि रात से वो ऑपरेटर्स तुम्हारे कब्जे पे है और तुम हमारी गुफ्तगू सुनते रहे हो, लेकिन हम वाजे करना चाहते हैं कि हमारी तुमसे कोई परखाश नहीं है। कल जो कुछ हुआ वो गलत फहमी का नतीजा था। हमें आज इल्म हुआ कि तुम लोग कार चुराने के बाद उधर से गुजर रहे थे और हमारे आदमियों ने गलत फहमी की बिना पर तुम्हें रुकने पर मजबूर कर दिया और इस महाजराई में तुमने हमारे 3 आदमियों को भी खत्म कर डाला। लेकिन हमें उसका कोई गिला नहीं है क्योंकि तसादम अमूमन जानलेवा हुआ करते हैं, लेकिन हम अपना ऑपरेटर्स किसी गैर मुतलका आदमी की तहवील में नहीं जोड़ सकते। अगर तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो हम तुम्हें ऑपरेटर्स के लिए मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। तुम जो जगह मुकर्रर करो वहां हमारा आदमी तुम्हें रकम देकर ऑपरेटर्स ले जाएगा। ये वाज़ेह रहे कि तुम्हारी छोड़ी हुई मसरूका कार उसके पठान मालिकान वापस ले गए हैं। उनका कयाम ट्रकों के स्टैंड के करीब वाकई एक होटल में है। ओवर। सुल्तान शाह ने दिल खोल कर कहका लगाया। ये लोग हमें बिल्कुल ही अहमक समझ रहे हैं। अगर हम मामला कर बैठे तो मुझे पूरा यकीन है कि उनके मुसल्ला भेड़ियों का पूरा गोल हमें घेरने की कोशिश करेगा। शायद आज रात मैं उनसे बात कर ही लूँ। मैंने उसे आंख मारते हुए मानी कर लिया जमा कहा। फिर उसके भेजे हुए आदमियों से भी निपट लिया जाएगा। 3 आदमी मरे हैं लेकिन अखबार में कहीं कोई खबर नहीं है। सुल्तान शाह ने कहा। मालूम होता है कि पुलिस को खबर दिए बगैर ही लाशें उठवा ली गई होंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जहन में नसीर खान से मुलाकात का खाका घूम रहा था। मैंने गिलास से अपने लबों को तर करके रेस्ट वॉच पर निगाह डाली तो 5 बजने में 2 मिनट बाकी थे। हमने यहाँ आने में बहुत उजलत से काम लिया है। सुल्तान शाह ने तबसरा किया। वो 5:30 से पहले नहीं आएगा। मुझे मुहूम सा अंदेशा था कि कहीं वो कबल अज वक्त घर लौट कर हमारे लिए कोई चाल तैयार करने की कोशिश न करे। वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। मौका मिलते ही हमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। तुम्हें तो यहाँ भी अपने लिए शुगल मिल गया लेकिन मुझे सूखा इंतजार करना पड़ेगा। उसने मेरे गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैं मुस्कुरा कर रह गया। हम दोनों किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुसल्लह होकर वहां पहुंचे थे। नसीर खान का घर हमारे लिए नया नहीं था लेकिन दिल में एक ही अंदेशा था कि घर में कोई औरत मौजूद ना हो। लेकिन एक मुड़े हुए तार से कुफल शिकनी करके हम घर में दाखिल हुए तो मैदान साफ था और नसीर खान की बेतरतीब ख्वाबगाह में रखी हुई जांत भांत की बोतलें शायद मेरी ही मुंतजिर थी। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। फिर बैरूनी दरवाजे पर आहट सुनाई दी और हम दोनों चौकन्ने हो गए। सुल्तान शाह लपक कर एक दरवाजे की ओट में हो गया ताकि नसीर खान मुझे देखकर किसी चालबाजी की कोशिश करे तो उसका सद्जवाब कर सके। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाजों के बाद फर्श पर बढ़ते हुए कदमों की चाप सुनाई दी और फिर नसीर खान कमरे में आ गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर तहय्युर और खौफ के आसार उभरे थे जो मुंजमद होकर रह गए। फिर उसके होठों से सरसराती हुई आवाज बरामद हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसके दोनों ही सवाल माकूल थे क्योंकि पिछली बार हमने उसे घेरा तो हमारे चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। उस एतबार से वो मेरा सूरत आशना नहीं था। फिर मुलाकात का वक्त 6 बजे करार पाया था जिसके मुताबिक मुझे मुकर्रर वक्त पर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आना चाहिए था। लेकिन मैं उससे पहले मकफिल मकान में विराजमान था। मैं ही नहीं दूसरा भी मौजूद है। मैंने उसके अक्कब में इशारा करते हुए कहा। वो बुखलाकर पीछे मुड़ा और सुल्तान शाह दरवाजे की ओर से बाहर आ गया। हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं और तुम्हारे ही मुंतजिर थे। मैंने नर्म लहजे में कहा। फिर सुल्तान शाह से मुखातिब हो गया। तर अपने मेजबान की तलाशी ले डालो ताकि हम दोस्ताना फिजा में बेखौफ खतर होकर गुफ्तगू शुरू कर सकें। सुल्तान शाह जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा वो एहतजाज करता हुआ मुदाफाना अंदाज में पीछे हटने लगा। ये सरासर ज्यादती है। मैं हिफाजत के लिए पिस्तौल हर वक्त साथ रखता हूँ मगर तुम्हें इससे कोई सरोकार न होना चाहिए। मुझे वाकई उससे कोई सरोकार नहीं है। गोलियां निकाल कर वापस कर दूंगा। ये कहते हुए सुल्तान शाह ने बाहर से टोलने के बाद कोट की अंदरूनी जेब से इशारिया 2-2 का स्मिथ एंड ब्राउनी निकाल लिया। दिलकश खिलौना है। उसने चैम्बर खाली करते हुए हरिसाना अंदाज में तबसरा किया और नसीर खान फौरन ही बोल पड़ा। ये तुम नहीं ले सकते। ये मुझे दफ्तर की तरफ से मिला हुआ है। इससे महरूम होने की सूरत में मेरे लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। मेरी और सुल्तान शाह की निगाहें चार हुई तो मैंने आंखों ही आंखों में उसे हथियार लुटाने का इशारा किया और नसीर खान ने वापस लेते ही यूं दोबारा जेब में डाला जैसे तखीर की सूरत में उसकी मलकियत से महरूम कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल था कि नसीर खान गुफ्तगू शुरू करने से पहले लिबास तब्दील करना चाहेगा लेकिन वो उसी हालत में सोफे पर बैठ गया। पिछली बार हम बेअतमादी की फिजा में मुतारफ हुए थे और हमारे चेहरे नकाबों में पोशीदा थे, लेकिन इस बार नकाबों की गैर मौजूदगी हमारी तरफ से खैर सगाली की मजहर है। उम्मीद है कि तुम अपने रवैये से इस फिजा को मजरू नहीं करोगे। मैंने सिगरेट सुलगाने के बाद तमहीद के तौर पर कहा, मुझे आज तक तुम्हारे बारे में कुछ मालूम ना हो सका, लेकिन मैं इतना जानता हूँ
कि पिछले दिनों तुम्हारी वजह से शहर में खासी खूनरेजी हुई और मुझे अपने अमले के दो और कान से भी हाथ धोने पड़े। ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुमसे हमें कोई अतावत नहीं है। हमारी लड़ाई तुम्हारे बड़ों से है, लेकिन बड़े कभी सामने नहीं आते। वो पसे पुश्त रहकर नीचे वालों को खतरात की भट्टी में चौंकते रहते हैं। क्या पता कि कब मुझे तुम्हारे खिलाफ सफारा होने का हुक्म मिल जाए। अगर तुम अपने बास की सही निशानदही कर सको तो शायद उसकी नौबत ही नहीं आएगी। पिछली बार मैं तुम्हें इस फर्म में अपनी शमूलियत का पूरा पस मंजर बता चुका हूँ, जिसे मैं खुद नहीं जानता। इसके बारे में भला तुम्हें क्या बता सकूंगा। मेरे लिए तो बस एक नादीदा हस्ती का नाम है। मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने उसकी धमकियों से खाइफ होकर खुले बंदों उसकी सुराग रसाने की कोई कोशिश न की हो, लेकिन फर्म के सारे कागजात तक तुम्हारी रसाई है। अब तुम वहां स्याह सफेद के मालिक हो। मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने उन कागजात की छानबीन न की हो। करना चाहिए थी, लेकिन खौफजदा होकर इरादा तर्क कर दिया। वो क्यों? खुफिया कैमरे के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पहले ही दिन उसके बारे में बता दिया गया था और मैं उस बारे में मोहतात रहता था। मुझे मालूम था कि कैमरा कहाँ नस्ब है। फिर मैंने ये सुराग भी लगा लिया कि वो किन जावियों से और मेरे कमरे के किन हिस्सों की तस्वीर ले सकता है। और उन्हीं कोशिशों के दरमियान इंकशाफ हुआ कि उसका खुदकार निज़ाम बहुत ही सास है। वो कैमरा कमरे में आने वाले किसी भी मुलाकाती को दरवाजे में नस्ब एक फोटोसेल की गैर मरई शुआओं से देखता है और 1 मिनट बाद मखसूस जाविये से उसकी तस्वीर ले लेता है। उसी के साथ कैमरे से एक टाइमर मुंसलिक है, जिसके जरिए वो एक मुकर्रर वक्फे के बाद मेरी तस्वीर लेता रहता है, जो यकीनी तौर पर बात के हिल की होती है। और टाइम का वक्फा हर रोज बदला हुआ होता है ताकि मैं अपना कोई मामूल न बना सकूं। दफ्तर बंद होने के बाद खुफिया तरीके से वहां आने वाला बास का हर कारा कैमरे में फिल्म की तब्दीली के साथ ही टाइम की सेटिंग भी बदल देता है। तुम्हारी इन तमाम मालूमात से जाहिर होता है कि तुम कुछ न कुछ मवाद हासिल करने की कोशिश करते रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मालूमात में हमें भी शरीक कर लो। ये मेरा वादा है कि हमसे ताउन करने के सिलसिले में तुम अपने बास के किसी अताब की इज्जत में नहीं आओगे। मैं कुछ भी नहीं मालूम कर सका। आखिर तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे? उसने उलझन अमेज लहजा में सवाल किया। तुम्हारे बास का ठिकाना हमारे लिए बस यही एक बात अहम है। उसकी आंखों में उलझन के आसार नजर आए। फिर उसने झुक कर अपना सर हथेलियों के दरमियान दबाया। मैं गौर से उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन मैंने उसे टोकना मुनासिब न समझा। तुम यकीन करो, मुझे उसका ठिकाना मालूम नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने मुल्तजियाना अंदाज में कहा, तुम मुझसे एक ऐसी बात मालूम करना चाह रहे हो जिससे मेरे फरिश्ते तक लाइल्म है। फिर हमें आखिरी चारागार इस्तेमाल करना होगा। मैंने मायूसाना लहजा में कहा, महज तुम्हारी वजह से हम अब तक उससे गुरेज करते हैं। मेरी परवाह किए बगैर तुम जो करना चाहो कर लो। उसके लबो लहजे से सच्चाई की बू आ रही थी। मैं तुम्हारी राह में हायल होने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे भी अपनी आज़ादी अजीज है। इतनी उजलत में ये इख्तियार न तो। मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ताउन न किया तो हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा अगला निशाना तुम्हारा दफ्तर होगा। कागजात को उलट पलट कर हम मतलूबा मालूमात हासिल कर लेंगे और इस बारे में तुम अपने बास की जवाबदेही से न बच सकोगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी। वो बहुत सफाक और खुदगर्ज आदमी है। उस तलाशी की तमाम तर जिम्मेदारी मेरे सर थोप दी जाएगी। इससे बचने के लिए तुम्हें जुबान खोलनी पड़ेगी। जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए बेसूद होगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि वो पता गलत इस्तेमाल किया गया है। सही और गलत का इंतखाब तुम हम पर छोड़ दो। जो जानते हो वो बताते चले जाओ। एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन फार्म में लाइट्स कॉटेज का नाम मेरी निगाह से गुजरा था, लेकिन वो इमारत हरगिज उसकी रहायश का नहीं हो सकती। मैंने अपने तौर पर भी उसकी तस्दीक की कोशिश की थी और नाकाम रहा था। ये लाइट्स कॉटेज क्या भला है? मैंने पूछा। शहर की एक मशहूर इमारत है जहाँ पहले एक मगरबी मुल्क का सफारत खाना हुआ करता था, लेकिन पिछले कई बरसों से वो इमारत एक दौलतमंद गैर मुल्की की मलकियत है, जो अमूमन खुद बाहर ही रहता है, लेकिन उसके मुलाजमों की फौज हर वक्त लाइट्स कॉटेज में मुकीम रहती है। ये कहते हुए उसने इमारत का पता और मोहल्ले को बताना शुरू किया। तो मेरे साथ सुल्तान शाह के चेहरे पर भी हैरत के आसार नमूदार हो गए, क्योंकि वह पता उसी इमारत का था जिसके करीब हमें रुकने पर मजबूर किया गया था। क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम्हारा बास लाइट्स कॉटेज के मुलाजमीन की भीड़ में मिलकर वहां रह रहा हो? वो तो वैसे भी दोहरी जिंदगी गुजार रहा है, उसके लिए एक और रूप से क्या फर्क पड़ता है? जो नतीजा चाहो अखज कर सकते हो, लेकिन तुम उससे वाकिफ नहीं हो। फलोबलजे से ही आमर महसूस होता है। उसे क्या जरूरत है कि आम जिंदगी में एक महकूम की सूरत इख्तियार करे? खैर, हम उसे देख लेंगे, लेकिन तुम जानते हो कि इस वक्त दो धारी तलवार पर चल रहे हो। हमारे मफाद के खिलाफ कोई हरकत की तो हमसे कहीं ना बच सकोगे। इतना तुम अपनी जात तक ही महदूद रखोगे। मैं जानता हूँ। वो अपने लिए गिलास तैयार करते हुए बोला, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। मैं खुदकुशी से नफरत करता हूँ। मेरा मफाद भी इसी में है कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक पर्दा राज में रहे। अपनी फर्म से तुम हेरोइन के अलावा और कौन सी मंशियात बरामद करते हो? हेरोइन के अलावा हम किसी और नशे को हाथ नहीं लगाते। तुम्हारी सबसे बड़ी दरामदी मंडी कौन सी है? मंडी तो बहुत वसी है, मगर बहुत से मुल्कों के तिजारती और हिफाजती ज़ाब्ते खतरनाक है, इसलिए हम गिने चुने इलाकों ही में ऑपरेट करते हैं। फ्रैंकफर्ट, रोम, एथेंस और कोपेनहेगन में
हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस कायम है। वहीं से माल यूरोप और अमेरिका में पहुंचाया जाता है। अमेरिका के लिए बराह रास्त यहाँ से माल नहीं जाता। उसने अपने सर को नफी में जुम्बश दी। एडवन के बारे में वहाँ के हुकाम बहुत ही सास है और पाकिस्तान से जाने वाले हर तिजारती माल को शुबे की नज़र से देखते हैं। उस कड़ी जांच पड़ताल से बचने के लिए माल यूरोप से री एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका के लिए यह तरीका अब तक 100% कामयाब साबित हुआ है। मुझे उन तमाम दफातर और इदारों की फहरिस्त दरकार है जिन्हें तुम हेरोइन बरामद करते हो। तुम मकामी मंडी के आदमी हो, यहाँ हमारी अचारादारी को तोड़कर अपना हिस्सा कमाना चाहते हो। फिर बाहर के बिजनेस से तुम्हारा क्या वास्ता? इस मामले को अलग ही रखो तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे तमाम नाम और पते मेरी जाती तहवील में रहते हैं और अगर किसी वक्त मुझे मौजूदा हालात से निजात मिली तो मैं इन राब्तों से जाती सतह पर फायदा उठाना चाहूँगा। उसने पिछली बार मेरी कही हुई बातों की बिना पर मुझे भी मंशियात फरोश समझते हुए मफादात की तकसीम पर समझौता करना चाहा। मकामी मंडी और बरामदी तजारत में चोली दामन का साथ है। लंबे चौड़े फैलावे के बाद यहाँ जो कुछ हासिल होता है वो ना होने के बराबर है। काम करने और कमाने का गुर यही है कि हुकाम को मकामी चक्रों में उलझा कर बाहर से कमाया जाए। ये बातें मेरे लिए नई नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि मकामी आबादियों में हेरोइन के फराहमी राय आमा का शदीद दबाव पैदा करती है और ज़रा सी मिकदार के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों की भारी मिकदार मुसलसल मसरूफ रहती है। लेकिन मेरा तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। मैं मकामी बखेड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता। हुकाम को उलझाने के लिए दूसरे दो काफ़ी हैं। ये सब ख्यासात और मंसूबे हैं। हो सकता है कि तुम सारी उम्र अपने बाज के दबाव से न निकल सको, मगर मैं उसके बैरूनी मफादात पर फौरी फार करूँगा। मेरे कैरियर्स आए दिन जाते रहते हैं। वो इस तरह काम करेंगे कि तुम पर हर्फ पे ना सकेगा। मजीद कुछ बहस के बाद उसने अगले दिन फहरिस्त फराम करने का वादा कर लिया। वो माकूलियत के साथ ताउन कर रहा था, लिहाजा उससे तुरुशरोई मुनासिब नहीं थी। मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो सुल्तान शाह के साथ दूसरे कमरे में चला जाए ताकि मैं खलवत में उसके फ़ोन से 2-3 निजी कॉल्स कर सकूं, और उसने बिला चूचना अपनी नशिस्त छोड़ दी। चंद सानियों तक तरजीहात पर गौर करने के बाद मैंने सबसे पहले जहांगीर को फ़ोन करने का फैसला किया और ये मेरी खुश नसीबी थी कि जहांगीर घर ही पर मिल गया। उसे मालूम था कि A2 से बराह रास्त सादम मोल लेने के बाद मैंने रुपोशी इख्तियार की हुई थी, लिहाजा वो यही समझा कि मैं कराची से फ़ोन कर रहा हूँ। चंद रस्मी फिक्रों के तबादले के बाद मैंने उससे काम के बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि चंद रोज़ के ताअत्तुल के बाद माल की तरसील और फराहमी दोबारा बहाल हो चुकी थी और इस बार नरख भी ज़रा बढ़े हुए थे, लेकिन वो इंतज़ामी दुश्वारियों से दो चार था, क्योंकि जीवा हाउस के दाखिली फाटक पर मेरे हाथों रक्षी के भाई इल्जाज के कत्ल के मामले में पुलिस को कोई तसल्लीबख्श जवाब फराहम नहीं किया जा सका था। मरने वाला मेरी गोली से फाटक से बाहर फुटपाथ पर ही हलाक हुआ था, लेकिन इतला पर पुलिस वहां पहुंची तो लाश अंदर अहाते में घसीटी जा चुकी थी, जबकि फुटपाथ पर वारदात के निशानात मौजूद थे। लिहाजा शहादतें मसख करने के इल्जाम में पुलिस ने जीवा हाउस के 2 मुलाजमीन को तहवील में ले लिया था और तंजीमी मामलात में इस इमारत का इस्तेमाल तर्क किया जा चुका था। इस बारे में जहांगीर दोहरी मुश्किल में फंसा हुआ था। अव्वल तो ये कि माल की वसूलियाबी और जखीरा अंदोजी के लिए फौरी तौर पर दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त करना पड़ा था। दूसरी तरफ 2 मुलाजमीन की गिरफ्तारी के बाद जीवा हाउस की इमारत वीरान पड़ी हुई थी। उस बारे में A2 ने उसे हुक्म दिया था कि इमारत में आतिशगीर मादा डालकर फौरी तौर पर उस तरह आग लगाई जाए कि ग्रीन रूम और उसमें मौजूद हर शय चल कर राख हो जाए। जहांगीर जानता था कि जीवा हाउस के ग्रीन रूम में रसाई का इख्तियार सिर्फ मुझ ही को हासिल था, लेकिन खुद उस कमरे की हकीकी अहमियत से लाइम था। उसके इस्तफसार पर मैंने उससे बता दिया कि ग्रीन रूम दरअसल तंजीम का एक अहम मवासाती मरकज था, जहाँ MT300 साख्त का एयर ट्रांसमीटर नाकाबिल शिकस्त हिफाजती इंतजाम के साथ मौजूद था। और तुम्हारी नई C1 का क्या हाल है? मैंने खुशदिली के साथ सवाल किया। ओह, वो तो मुझे पागल कर देगी। समझ में नहीं आता कि इस कदर खतरनाक काम उस जैसी खूबसूरत और सुबक अंदाम औरत को क्यों सौंपा गया है। उसे अपने भाई की हलाकत का इल्म हो चुका है। मुझसे जानना चाह रही थी कि उस कत्ल में कौन मुलव्विस था, लेकिन मैंने इल्मी का इजहार करके अपनी जान बचा गया। कल से जीवा हाउस के मुतबादल के तौर पर रक्षी का मकान ही सिर इस्तेमाल है। 3 बार स्टोन हाउस जा चुका हूँ, लेकिन उससे वहाँ मुलाकात न हो सकी। मुझे अंदाजा है अब तुम बात में बात स्टोन हाउस के चक्कर काटोगे। ये ख्याल रखना कि रक्षी बहुत खतरनाक औरत है। अपने हुस्न से बेतेरे ऐसे काम निकालती है जिनके लिए अमूमन आतिशी हथियार दरकार होते हैं। मेरे तबसरे पर उसने दिल खोल कर कहका लगाया था। जब से उसने रुजू करके कासम की जानशीनी का दावा किया है, मेरे काम में खोई हुई दिलचस्पी फिर से बहाल होने लगी है। लेकिन तुम मेरे लिए हर जगह कबाब में हड्डी साबित होती हो। क्यों? अब मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? रक्षी के सर पर तुम्हारी तलाश का भूत सवार है। उससे 2 मरतबा मुलाकात हुई और दोनों मरतबा बेशतर वक्त तुम्हारा ही जिक्र करती रही। मालूम होता है कि उससे तुम्हारे खासे करीबी मरासम रह चुके हैं। मेरे करीबी मरासम तो तुमसे भी रहे हैं। ये बताओ कि उससे मुलाकातें कहाँ हो रही हैं? एक बार होटल में मिला था, दूसरी बार तुम्हारी भाभी घर नहीं थी, घर बुला लिया था। पीने की भी बहुत शौकीन है। वो हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली उन गिनी चुनी औरतों जैसी है जो मुलाजम को साथ लेकर महज शौकिया मर्दों को लूटती फिरती है या छीनी हुई कारों में तफरीह को मशगला समझती है। मेरा मकसद पूरा हो चुका था, लिहाजा पहला मौका मिलते ही मैंने फ़ोन का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मेरे नुक्ता नज़र से 2 बातें अहम थी।
अव्वल तो ये कि दिल गिरफ्तार रक्षी ने A2 से किए हुए मुआहदे की रोशनी में कासिम की मौत से खाली होने वाला C1 का मनसब संभाल लिया था। मैं तंजीम और A2 के बारे में उसके बागियाना ख्याल से अच्छी तरह वाकफियत रखता था और मेरे लिए ये बात हौसला अफजा थी कि तंजीम में दरमियानी सतह पर ऐसे लोगों की तादाद में खातिर खा इजाफा हो रहा था जो बज़ाहिर जान के खौफ या दूसरी मजबूरियों के बायस A2 के मफादात के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अंदर से उससे मुतनफ़र थे। दूसरी अहम बात यह थी कि कराची में तंजीम के अराकीन को मेरे लाहौर में मौजूदगी के बारे में नहीं बताया गया था। शायद तुकीर अब मेरे और अपने तसादुम को ज़ाती सतह तक ही महदूद रखना चाहता था। दूसरी कॉल मैंने गजाला के घर मिलाई ताकि उससे कुछ बातें हो सके, लेकिन रिसीवर पर उसके बाप की चिंगाहट हुई है। हेलो सुनते ही मुझे रिसीवर कान से दूर हटाना पड़ गया। मेरी आवाज़ पहचानते वो यूं चहका था जैसे मुद्दतों से बिछड़े हुए किसी दोस्त को अचानक दरियाफ्त किया हो, लेकिन मैंने गुफ्तगू को इख्तिसार देने की नीयत से फ़ौरन ही उसे आगाह कर दिया कि मैं किसी दोस्त के घर से फ़ोन कर रहा हूँ। गजाला को आज मजबूरन घर से निकलना पड़ा है। मेरी इस्तफसार पर उसने बताया अनकरीब उसकी किसी सहेली की शादी होने वाली है और उसी सिलसिले में वो सुबह गई थी। अब तक उसे लौट आना चाहिए था। वैसे तुम मुतमिन रहो, उसे तुम्हारी हदायत याद थी। वो शमा का बुरका पहन कर गई है, बस किसी भी वक्त आ सकती है। ज़रा ये तो बताइए कि आपके घर आने में गुड्डी कौन कहलाती है। मेरे जहन में अचानक ही कामरान का ख्याल आया और मैं वो अहम सवाल कर बैठा जिसका जवाब डॉक्टर अकबर को मतलब था। जवाब में कर्नल का कहका बुलंद हुआ, पुरानी यादें ताज़ा कर दी तुमने ये सवाल पूछकर। अरे ये तो बरसों पुरानी बात है। बचपन में हम लोग गजाला ही को गुड्डी कहते थे। ये नाम तुमने कहाँ सुन लिया? ये नाम कामरान के लाशौर से चिपका हुआ है। मैंने संजीदगी के साथ उसे मुतल्ला किया। इलाजगाह में एक नर्स से उसकी दोस्ती हो गई है और वो उसे गुड्डी ही कहता है। उसके मुआलिज का ख्याल है कि इस मरहले पर गुड्डी को बार बार उसके सामने लाया जाए तो उसकी बहुत सी ज़हनी गिरहें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी और शायद मुकम्मल सेहतियाबी का मरहला मुख्तसर हो सके। मैं आज ही गजाला को वहाँ भेज दूंगा। कर्नल ने पुरजोश लहजे में पेशकश की, लेकिन मैंने सख्ती से उसकी बात काट दी। मेरे आने तक गजाला को वहाँ भेजने की जरूरत नहीं। कामरान की सेहत के साथ गजाला की सलामती भी जरूरी है। कुछ लोग अभी तक उसकी तलाश में लगे हुए हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये मालूम करना था कि गुड्डी कौन है। वो मालूम हो गया, लिहाजा अब कोई राह निकाल ली जाएगी। और तुम कब तक वापस आ रहे हो? मेरे खुश जवाब पर उसका सारा जोश व खरोश ठंडा पड़ गया। शायद 2-3 रोज में। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है ताकि बवक्त ज़रूरत राब्ता कायम हो सके? उसने पुज़मर्दा लहजे में सवाल किया। कोई नहीं, होटल में मुकीम हो और वहाँ ऑपरेटर की वजह से खुलकर बात नहीं की जा सकती। तुम्हारा नौकर भी तुम्हारे साथ ही रहा है। उसके लहजे में रकीबाना जलन की बू आ रही थी। न जाने सुल्तान शाह क्यों जोंक बनकर उसके जहन में चिपक गया था। उसकी कोई गुफ्तगू सुल्तान शाह के तहकीर अमेज तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। हाँ, साथ ही रह रहा है और इस दौरान में उसने मेरे लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं। मैंने उसे सुलगाने की नीयत से कहा और फिर फ़ौरन मौजू बदल दिया। अब गजाला को घर से ना निकलने दें। जिस वक्त भी मौका मिला मैं दोबारा रिंग करूँगा। सिलसिला मुनक़ता कर देने के बाद मेरे जहन में एक बेनाम सा बोझ तारी हो गया जिसका मेरे नज़दीक कोई मफहूम नहीं था और उसी आलम में मैं रमज़ान चाचा से मिला हुआ तस्वीर का नंबर डायल करने लगा। नंबर मिलने पर दूसरी तरफ घंटी बजी और फ़ौरन ही रिसीवर उठा लिया गया। कॉल रिसीव करने वाले की मुतरन्नम आवाज़ सुनकर मुझे खुशगवार सी हैरत हुई। रक्षी की कहानियाँ मैं सुन ही चुका था, लिहाजा उस निस्वानी आवाज़ को सुनकर मैं ये सोचने में हक बजानिब था कि अपनी तमाम तर मुजरमाना सरगर्मियों के बावजूद मेरे दुश्मन रंगीन मिजाजी में इंतहा पसंद थे। तस्वीर अली साहब से बात हो सकेगी? मैंने नर्म और शाइस्ता लहजे में सवाल किया। मैं देखती हूँ, कौन साहब बोल रहे हैं? उसने कहा। कई नाम है, तुम्हें क्या बताऊँगा? बेहतर होगा कि तस्वीर ही को बुला दो। होल्ड करें, मैं बुलाती हूँ। उसने मेरी बात का बुरा मनाए बगैर कहा। क्या वो आपके साथ ही काम करते हैं? मैंने उसकी बात खत्म होते ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। रिसीवर में उसकी तहय्युर अमेज आवाज़ उभरी। मतलब ये है कि वो इस दफ्तर में आप ही के साथ काम करते हैं? मैंने अपने सवाल की वजाहत करते हुए कहा। बेहतर होगा कि ये सवालात आप उन्हीं से करें। उसका लहजे से खुश मिजाजी यक बयक काफूर होगी और यूँ महसूस हुआ जैसे उसने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया हो। मैं एक गहरा सांस लेकर रिसीवर कान से लगाए तस्वीर की आवाज़ का इंतजार करता रहा। हेलो, तस्वीर स्पीकिंग। चंद लम्हों के बाद रिसीवर में एक सख्त और संजीदा मर्दाना आवाज़ गूंजी। तस्वीर। मैंने मज़ाकाना लहजे में दोहराया। खूब तस्वीर बनाई मेरे बहलाने को, अब तो दीवाने भी आने लगे समझाने को। कौन हो और क्या बक रहे हो? मैं कुछ नहीं समझ सका। दूसरी तरफ से उसीले लहजे में कहा गया। समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि रमज़ान चचा के साथ जो कुछ हुआ है उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैंने तल्ख लहजे में कहा। ओह, तो ये तुम बोल रहे हो तनवीर? दूसरी तरफ से मुसरत अमेज आवाज़ उभरी। हम लोग तो तड़प रहे हैं तुमसे मिलने के लिए और तुम हमें धमकियाँ दे रहे हो। क्या हुआ रमज़ान चचा को? उसे तो बस मैंने अपना नंबर दिया था कि तुम दोबारा उससे मिलो तो वो इस फ़ोन नंबर पर मुझे इतला दे दे। बड़ी माँ को बहुत हसरत है तुमसे मिलने की। तनवीर मुद्दतों पहले मर चुका है या मारा जा चुका है। तस्वीर साहब, मैंने उसकी गर्मजोशी का नोटिस लिए बगैर सर्द और सपाट लहजे में कहा। मेरा नाम अब डैनी है और शायद तुम भी इस नाम से वाकफियत रखते हो। डैनी? उसने तहय्युर अमेज लहजे में दोहराया। बड़ा अजीब नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ। क्या मजहब बदल लिया है तुमने? मजहब नहीं, सिर्फ मसलक बदला है। मैंने तल्ख लहजे में कहा।
मैं रमज़ान चाचा से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके मोहल्ले में जमा होने वाली टोलियों के तबसरों से नतीजा अखज़ किया है कि उसे नाकाबिले दीद तशद्दुद का निशाना बनाकर ऐसी बदतरीन धमकियों के साथ रिहा किया गया है कोई इस बारे में एक लफ्ज़ भी बताने को आमादा नहीं है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। मेरी तो उसके बाद रमज़ान चचा से मुलाकात ही नहीं हुई। तुम्हें सुनी सुनाई पर यकीन करने के बजाय उससे मिलना चाहिए था। वो खुद ही बता देता कि वो क्या बकता फिर रहा है। कराची में तुकीर से भी मुलाकात हुई थी मेरी। मैंने तल्ख और मानी के लहजे में कहा। वो मेरे घर भाई बनकर आया था और मेरी ज़िंदगी भर के एहसासों को फूंक कर फरार हो गया। उसने किस जुर्म की पादाश में ये सज़ा दी मुझको। कब की बात है ये? बमुश्किल 1 हफ्ता हुआ होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक खून में एक दूसरे की दुश्मनी में इस हद तक तपश पाई जाती होगी। तुकीर तो बरादराना रिश्ते के नाम पर एक कालेपन कर रह गया मेरे लिए। मेरे खामोश होते रिसीवर पर एक गहरे सांस की आवाज़ उभरी। फिर वो बोला, तुम्हारे दिल में हमारी तरफ से बदतरीन गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। तुम मिलोगे तो देखोगे तुम्हारे मामले में हम कितने फराक दिल हैं। और तुकीर बेचारा तो पिछले 2 महीनों से बाहर क्या हुआ है, भला हज़ारों मील दूर से वो कैसे आ सकता है। कल ही उसका फ़ोन आया था। सुनो तनवीर, मैंने सपाट लहजे में कहा, तुम मेरे भाई ज़रूर हो, लेकिन हमारे दरमियान रिश्तों का एहतराम कभी पैदा ना हो सका, बल्कि तुम इस एहतराम को मिटाने के लिए ही खुशहाल रहे। वो सब बचपन की बातें थी। उसने मेरी बात काट कर सफाई पेश की। हम अब भी तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं। फैसला करना तुम्हारा काम है। न जाने वो कौन है जिसने तुकीर का नाम इस्तेमाल करके तुम्हें हमसे बदजन करने की कोशिश की है। अगर इजाज़त हो तो ये भी पूछ लूँ कि तुम्हारा जरिया माश क्या है। मैंने तल्ख लहजा में सवाल किया। तुम्हारा लहजा बहुत गुस्ताखाना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि रिज़्क़ हलाल से हमारे लिए जिंदा रहना मुहाल था। शायद इसलिए कि आंख खोलते ही हमें हराम की रोजी से जिंदा रखा गया, और इसी रोजी के बल पर अब्बा जान तुम्हारी माँ को हमारी बुनियाद ही टेढ़ी थी और हम आज तक सीधे रास्ते से रोजी कमाने में कामयाब ना हो सके। मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि हम गलत रास्तों के मुसाफिर हैं। और तुकीर, वो क्या कर रहे हैं? मैंने तजस्सुस समेत लहजे में सवाल किया। तस्वीर ने जो कुछ कहा था उसने मेरे सारे नजरियात की बुनियादें हिला कर रखती थी। इत्मीनान रखो, मिलोगे तो तफसीलात बताऊंगा। खुद ना आना चाहो तो अपना पता बताओ, ताकि मैं बड़ी माँ को साथ लेकर खुद किसी वक्त तुम्हारे पास आ सकूं। राहिश कहाँ है तुम्हारी? मैंने मानी के लहजे में सवाल किया। लाइड्स कॉटेज, उसने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। शहर की मशहूर इमारत है। इमारत का इंतजाम और इंतजाम मेरे ही पास है। मैं स्टेट मैनेजर के तौर पर यहाँ काम करता हूँ। फिर कल रात के वाक़यात से भी वाकफियत रखते होगे। कैसे वाक़यात? उसके लहजे में तहय्युर नुमाया था। बैरूनी मुदाखलत, कुछ तशद्दुद तलाश की मुहिम, 2-3 कत्ल और कुछ ऐसे ही वाक़यात। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, पता नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। दूसरी तरफ से मासूमाना लहजे में कहा गया, अगर कुछ हुआ भी होगा तो मैं उससे लाइल्म हूँ। लाइड्स कॉटेज की हिफाजती मामलात का जिम्मेदार सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो पूरी तरह खुद मुख्तार है। लेकिन तुम यूँ क्यों पूछ रहे हो? इन वाक़यात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बहुत कुछ ताल्लुक है, और शायद कुछ भी नहीं। मैंने मुबहम सा जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे पास बेतेरी मालूमात मौजूद हैं, जो मेरे चंद साथियों के भी इल्म में हैं। और अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो वह तमाम मालूमात सरकारी हुकाम तक पहुँचा दी जाएंगी। मुझे ये सब सुनाना बेसूत है। मेरी धमकी का कोई असर दिए बगैर कहा गया, मेरी तुमसे कोई प्रकाश नहीं है। लाइड्स कॉटेज में तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होगी। फिर उसने एकदम बदले हुए तहय्युर ज़दा लहजे में कहा, तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम भी सीधे रास्ते पर नहीं हो। आखिर ये चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने तल्ख हंसी के साथ कहा, हम तीनों की परवरिश एक ही खमीर से हुई है, लिहाजा तीनों को एक ही राह इख्तियार करनी है। अब वो गुनाह की हो या सवाब की। फिर तुम कब आ रहे हो? उसके लहजे से तजस्सुस छांग रहा था। जब वक्त मिला आ जाऊँगा, लेकिन मैं एक बार फिर ये जानना चाहूँगा कि कल रात रमज़ान चचा पर क्या गुज़री है। मैंने लोगों से सुना है कि वापसी के बाद से उसने अपनी ज़ुबान सख्ती से बंद की हुई है। ज़्यादा बाजपुरुष की सूरत में उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है। उसकी हालत से जाहिर हो रहा है कि उस पर खासा तशद्दुद किया गया, लेकिन उसकी अलामात नजर नहीं आ रही। तुम्हारे लबो लहजे से शुबहात की बू आ रही है। दूसरी जानिब से कहा गया, तुम्हारे बारे में पहली बार मैंने खुद ही उसकी हौसला अफजाई की थी। मेरा मकसद सिर्फ यह था कि आखिरी वक्त आने से पहले बड़ी माँ को तुमसे मिलवा सकूं। ये मेरी बदकिस्मती है कि वो किसी नाखुशगवार वाक़े का निशाना बन गया। ऐसा मालूम होता है कि कोई हमारे और तुम्हारे दरमियान गलतफहमियों की खलीज बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहा है। शायद हमें यकजा होकर उसका सद्दबाब करना होगा, वरना किसी दिन तुम हथियार बदस्त हमारे सरों पर मुसल्लत होगे। मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि मैं अगर अपनी मर्जी के मुताबिक वापस न लौट सका तो हर तरफ तबाही का दौर दोहरा होगा और उसका मरकज़ तुम्हारी ज़ात से ज़्यादा दूर ना होगा। मैंने उसे याद दहानी करवाते हुए कहा, फिर बेहतर होगा कि तुम मुलाकात का यह इरादा तर्क कर दो। दूसरी तरफ से पहली बार तुरुश लहजा इख्तियार किया गया, अगर मेरी तमाम यकीन दहानियों के बावजूद तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से इस कदर शुबहात जागुज़ी हैं तो हमारा नाम मिलना ही बेहतर होगा। तुमने मेरे दिल से बड़ा बोझ दूर कर दिया। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, हो सकता है कि किसी न किसी मोड़ पर हम खुद ही एक दूसरे के सामने आ जाएं। दोस्ती और दुश्मनी का फैसला वक्त खुद कर लेगा। मौजूदा हालात में मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तुम्हारे कहने के मुताबिक इस वक्त कोई ऐसी हस्ती भी सरगर्म अमल है जो मेरे और तुम्हारे रिश्ते से बाखबर है।
और उससे फ़ायदा उठाकर हमारे दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहती है। फिर मुझे अपना पता बताओ। उसके लहजे में बरहमी ओत कर आई। मैं ड्राइवर के साथ बड़ी माँ को तुम्हारी कदमबोसी के लिए भेज दूंगा। हो सकता है कि उस बेचारी की रूह माजी के गुनाहों के बोझ तले सिसक रही हो और वह तुमसे मिलकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हो जो उसने तुम्हारी माँ के साथ किए थे। तुम बार बार बड़ी माँ का नाम लेकर मेरे ख्वाबीदा जज्बों को भड़का रहे हो। मैंने सर्द और सपाट लहजा में कहा, दोस्तों और मुहावजों के हजूम में अपना वक्त गुजार रहा हूँ। मुझे खुद अपने ठिकानों का इल्म नहीं होता। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने मुझे अपना भाई कभी समझा ही नहीं। अगर बड़ी माँ मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद है तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूंगा, और अगर लाइट कार्ट्रिज के हिफाजती ज़ाब्ते आड़े ना आए तो उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। लाइट्स कार्ट्रिज ख्वाबों की एक अजनबी सी दुनिया है जिसके अपने ज़वाबित हैं। रिसीवर पर उसकी थकी हुई आवाज़ उपरी, लेकिन मैं बंदोबस्त करूंगा कि तुम जब भी यहाँ आओ तुम्हें कोई दुश्वारी ना हो। तुम हर वक्त मेरे लिए एक पसंदीदा मेहमान साबित होगे। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इन तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूं। यह कहकर मैंने फ़ोन का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उसके बाद मैं कई सानियों तो खाली और ज़हनी के आलम में बैठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तस्वीर से मेरी क्या गुफ्तगू हुई थी और उसका क्या पस मंज़र था। उसने तमाम वाक़यात और शुबहात के खिलाफ ऐसी खूबसूरत मोजगाफियों का सहारा लिया था कि मुझे अपने तमाम मफरूज़ात रेत के घरौंदे की तरह ढेर होते नजर आ रहे थे। उसके बयान के मुताबिक ना वो मेरा दुश्मन था और ना तो कीर किसी गरोह का सरगना, बल्कि वो महज हमदर्दी और मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मुझसे मिलना चाह रहा था। और मैंने अपने दिल में उन दोनों के खिलाफ बुग़्ज़ व अनात की एक दुनिया बसाए बैठा था। ये तखलिया कितनी देर जारी रहेगा? सुल्तान शाह ने अंदर से हाँक लगाकर मुझे चौंका दिया। हम दोनों इंतजार में सूखे चाह रहे हैं। चले आओ, बात खत्म हो चुकी है, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, और सुल्तान शाह नसीर खान के पीछे चलता हुआ वहां आ मौजूद हुआ। नसीर खान से गुफ्तगू पहले ही खत्म हो चुकी थी, लिहाजा उसे अगले दिन मतलूबा फहरिस्त की फराहमी की याद दहानी के बाद हम दोनों वहां से रवाना हो गए। पुरपीच गलियों से गुजरते हुए सुल्तान शाह खामोश रहा और उसे फिक्र लाहक थी कि कहीं नसीर खान ने हम लोगों के तहक्कुब का बंदोबस्त न किया हो। और जब उसे निगरानी की तरफ से बेफिक्री हो गई तो उसे मेरी फ़ोन कॉल्स याद आई। 3 फ़ोन किए थे, उनमें से 2 रस्मी से थे, तीसरा तस्वीर को किया था। उसका तो रवैया ही अजीब था। समझ में नहीं आता कि उसे दोस्त समझूं या दुश्मन।